हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ विद एस पे। मैं सरोज सर आपका दोबारा से एक नई वीडियो पे स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th के लिए साइंस का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने हाल ही में पहले वीडियो का पूरा तरह से निचोड़ निकाला था और उसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा था जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ रहे हैं जो आपका दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण का है। और इसमें थोड़े से प्रश्न ज्यादा हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन जितने भी प्रश्न लिए गए हैं इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा यानी कि जो बोर्ड परीक्षा आपका 2024 में होने वाले हैं उनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो पूरी शिद्दत के साथ और स्पीड व्यू में हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ये वीडियो बहुत प्यार आपको देने वाली है, इसलिए आप भी हमें प्यार दीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो याद रखिएगा किस पदार्थ का बना होता है, लीचेन का बना होता है। दूसरा हमारा प्रश्न है निम्न में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि नहीं कर सकते हैं सूचक की तरह। तो मूली का इस्तेमाल हम लोग सूचक की तरह नहीं कर सकते। बाकी हल्दी, मैथिल ऑरेंज और फेनोल्फेथलीन इस सब का इस्तेमाल हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक कौन नहीं है? तो शकरकंद एक गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। वेनिला, प्याज और लौंग का तेल ये सब गंधीय सूचक है, ठीक है। शकरकंद हमारा गंधीय सूचक नहीं है। अगला निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो द्विक्षारकीय अम्ल है, इसमें H2SO4 सही आंसर हो जाएगा। अगला है पोटास एलम होते हैं। तो पोटास का जो एलम होता है एक दिक लवण है। याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि पोटास का एलम कैसा है, तो एक दिक लवण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारा छठा नंबर एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण कौन है? तो सबसे प्रबल लवण NaCl। ये जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग कौन सा कहते हैं? खाने का जो नमक हम लोग यूज करते हैं वो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से नमक का कौन सा सूत्र है, तो NaCl याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा तो H3PO4। अगला प्रश्न है एक विलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलियन का pH मान होगा। तो विलियन का pH मान 6 होगा। अब 6 क्यों होगा सर? 6 देखिए एसिड है। एसिड मतलब क्या है? अम्ल है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ट्रिक कैसे याद रखिएगा, नीला के लिए आप लोग ब्लू शब्द का यूज कीजिए, ठीक है। लाल के लिए रेड का, और ए से एसिड, यानी कि ब्लू को क्या कर देता है? रेड कर देता है। और कौन कर देता है जी? एसिड करता है, यानी कि अम्ल कर देता है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है BRA ब्रा, ठीक है। BRA ब्रा, BRA याद रख लीजिएगा ब्रा। ब्लू को कर देता है रेड और कौन करता है? एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। और इसी का उल्टा RB, रेड को कर देता है ब्लू, कौन? RBB बी से होता है बेस, बेस मिस होता है प्यारे बच्चों क्षारक। क्या होता है? क्षारक होता है। तो रेड को ब्लू कौन करेगा? बेस यानी कि क्षारक करेगा, और ब्लू को रेड कौन करेगा? एसिड करेगा, यानी कि अम्ल करेगा। तो एसिड एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा ट्रिक, ब्रा और एक RBB, आर की बीबी, क्या है? आर की बीबी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि 6 आंसर कैसे हुआ। प्यारे बच्चों आपको एक चीज पता होगा, मैं तुरंत बता देता हूं। आपको पता होगा ये हमारा pH स्केल है। pH स्केल के बीचों बीच 0 होता है, सॉरी pH स्केल के बीचों बीच 14 होता है। शुरू में 0 होता है और इधर होता है, माफ कीजिएगा प्यारे बच्चों, pH स्केल के बीचों बीच 7 होता है, यहाँ पे 0 होता है और इस साइड में होता है 14, ठीक है। 7 के जो आगे होता है, यानी कि 7 से लेकर 14 तक, इन दोनों इस सब के बीच में क्या होता है? क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक होता है। और इधर अगर पीछे आइएगा तो अम्ल होता है। 7 से नीचे अम्ल होता है, 7 से ऊपर क्षारक होता है, और 7 को हम लोग उदासीन बोलते हैं। 7 को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नीला को लाल कौन करता है, यानी कि ब्लू को क्या कर रहा है? रेड कर रहा है। तो BR ये हो जाएगा, ब्रा हो जाएगा, एसिड करता है। एसिड क्या होता है जी? 7 से ऊपर, ये तो क्षारक हो गया, 7 से ऊपर क्षारक हो गया, 7 से ऊपर क्षारक हो गया, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा H+ और OH आयन दोनों के कारण, H+ और OH- दोनों के कारण। इससे पहले जो प्रश्न हम किए जिसमें पूछा गया कि
अम्ल, क्षारक और लवण जो बताया गया कि लाल को नीला कौन करता है, नीला को लाल कौन करता है, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी उम्मीद है पूछा जाएगा। अगला है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो सोडियम एवं पोटेशियम। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बी नंबर CaOH हॉल 2। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर CaO। CaO क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, देखिए CaO हो जाएगा बुझा हुआ चूना। अगला है लवण Na2CO3, Na2CO3। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है प्यारे बच्चों, बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होता है बिना बुझा का, ये हो गया बिना बुझा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे बिना छूट गया है, ये आपको याद कैसे रखना है, सोच लीजिए, सुन लीजिए। बिना बुझा हुआ एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक बिना बुझा हुआ और एक बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ और एक दूसरा होता है बुझा हुआ। याद करने के लिए हम ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं, एक बिना बुझा हुआ और एक बुझा हुआ। बिना बुझा देखिए बड़ा है, बिना बुझा क्या है, बड़ा है, 3 वर्ड का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ड का। ठीक है, और बुझा हुआ क्या है, छोटा है, तो इसका आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बड़का का आंसर छोटका हुआ, छोटका का आंसर बड़का हुआ, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये जो प्रश्न है ये पूछा है निम्नलिखित में कौन बिना बुझा हुआ चूना का है, तो CaO हो जाएगा। ठीक है, बिना बुझा हुआ का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बुझा हुआ का होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जो प्रश्न के अकॉर्डिंग है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ये हो जाएगा। हालांकि इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन है, जलीय विलयन का pH मान क्या हो जाएगा, तो 7 से क्या हो जाएगा जी, 7 होगा। Na2CO3 क्या होता है, उदासीन होता है। अगला है एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम, एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। टेंशन नहीं लीजिए, जो भी प्रश्न करा रहे हैं बस कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, यानी कि रेड को कर देता है ब्लू, कौन करेगा, बेस यानी कि क्षारक, क्षारक करेगा। क्षारक की पहचान क्या है, लास्ट में OS लगा होता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कोई विलयन नीला को लिटमस पत्र को लाल कर देना है, यानी कि ब्लू को क्या कर रहा है, रेड कर रहा है, तो इसका pH मान क्या होगा, तो ब्लू को रेड कौन करता है, एसिड, यानी कि 7 से कम, 7 से कम आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, टमाटर है, टमाटर इसका क्या है, प्राकृतिक स्रोत। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, बहुत बार पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो याद रखिएगा CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है, तो यह किस रंग का होता है, जब ना अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, तो किस रंग का होता है, पहले बच्चों बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, किसी भी विलयन का pH होता है, किसी भी विलयन का pH क्या होता है, क्या पूछा है, किसी भी उदासीन विलयन, उदासीन यानी कि हम पहले बताए 7 होता है इसका pH मान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो इसमें कौन लवण है, तो लवण इसमें प्यारे बच्चों K2SO4 क्या है, लवण है। अगला प्रश्न है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लाल जो है मतलब पूरा गर्म है, आयरन है, उस पर जलवाष्प अगर प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो Fe3O4 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रुक जाइएगा, अगला प्रश्न हमारे बीच क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारे शरीर का pH मान किस पर कार्य करता है। हमारा शरीर का pH कितना होता है, 7.0 से लेकर 7.8 तक, कितना 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है हमारा शरीर का pH। अगला जो हमारा प्रश्न है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, बहुत बार पूछा गया है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, तो NaCO3 NaCO3.10H2O, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा पाउडर का। ठीक है, अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय यौगिक है यानी कि इससे मैच नहीं करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, विजातीय। क्यों विजातीय है, इसका एक कारण है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए जी 2 क्या है, अम्लीय है, 6 क्या है, अम्लीय है, 7 क्या है, उदासीन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है आपके नाम 28वां नंबर, निम्नलिखित अम्लों में कौन सा प्रबल अम्ल है। प्रबल कैसे पता करिएगा, तो ये आप पढ़े होंगे, तो नहीं तो ज्यादातर पूछा जाता है, तो ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, क्षारक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जिसके लास्ट में Cl लगा रहे, याद रखिएगा जिसके लास्ट में
Cl लगा रहे वो क्षारक नहीं होते हैं, ठीक है, वो लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण होते हैं, जिसके लास्ट में Cl होते हैं। हालांकि कुछ एसिड भी होते हैं जैसे कि HCl, तो ये पर यहाँ पे जो NaCl है वो क्षारक नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक कहने का मतलब जिसका pH मान बहुत ज़्यादा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षारक में pH मान बहुत ज़्यादा है और अम्ल में pH मान बहुत कम है। जितना 14 की ओर जितना आप बढ़िएगा क्षारक प्रबल होता जाएगा, 0 की ओर आप जितना जाइएगा अम्ल उतना प्रबल होगा। तो यहाँ पे पूछा गया प्रबल क्षारक कौन है, तो NaOH, ठीक है। अगला है 33वां नंबर सवाल, यहाँ पे कौन सा 31वां नंबर सवाल है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या फिर क्षार के माध्यम में बदल जाती है, अम्ल या फिर क्षार के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक कहते हैं। अगला प्रश्न है सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो संगत लवण बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल, क्या बोला? धातु के जो कार्बोनेट है वो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल। तो इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। जब अम्ल और जिंक का अभिक्रिया कराते हैं या फिर आयरन का, तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछा गया। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उनके बारे में क्या सत्य है? तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें क्षार कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो जल में घुलनशील क्षारक है उन्हें क्षार कहते हैं। स्वाद कड़वा होता है वो तो आप जान ही रहे। प्रकृति संक्षारक होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्पीड करने का कारण ये है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा है, हम आपको शुरू में ही बता दिए थे। पीएच में पी सूचक है। देखिए पीएच जो होता है, पी और एच दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पी का क्या अर्थ है? तो पी का अर्थ है पोटेंज। क्या है? पुषांश, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पोटेंज, पुषांश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो सिरका है। और थोड़ा देर पहले हमने ऑक्जेलिक का पढ़ा, वो कौन सा था? टमाटर है। ऑक्जेलिक का कौन सा है? टमाटर है। और एसिटिक का कौन सा होगा? सिरका। अगला प्रश्न है सिट्रिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा संतरा और नींबू, संतरा और नींबू। देखिए ये जो प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन पांच में से ये जो 4-5 अभी हम नाम लिए, एक पूछेगा, आप लिख लीजिए कहीं भी कॉपी के कोने में कि सर ने बोला था ये पूछेगा, और नहीं आएगा तब हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो संतरा और नींबू, ठीक है, सिट्रिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो सिरका। अगला प्रश्न है टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ठीक है, टार्टरिक अम्ल इमली में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दही में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। चलिए अगला एक और है कि चींटी के डंक और नेटल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसे मैथनोइक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल? मैथनोइक अम्ल कहते हैं। अगर ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल दिया हो, ऑप्शन में अगर फॉर्मिक अम्ल दिया हो तो आप फॉर्मिक पे भी टिक लगा सकते हैं। अगर मैथनोइक नहीं दिया हो तो नहीं, तो मैथनोइक अम्ल हो जाएगा। चींटी के डंक और नेटल के डंक में पाया जाता है। तो ये जो 4-5 प्रश्न थे किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से आएगा ही आएगा। अगला है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का जो क्षय है, यानी कि दांत आपके जो सड़ने लगते हैं, वो कब होता है? जब आपके मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है। और 5.5 से कम कैसे होता है? रात को आप खा लेते हैं, उसके बाद मुंह में ब्रश अच्छा से नहीं करते हैं, इसके कारण से। अगला है हमारे पेट, यानी कि उदर, पेट को ही उदर कहते हैं। इसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? याद रखिएगा, पेट में एक अम्ल हमेशा उत्पन्न होता है जिसे HCl अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सुन लीजिए एक बार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल यानी कि NaOH, इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो कौन सा लवण उत्पन्न होता है? तो Na और Cl, ये दोनों उत्पन्न होते हैं। Na और Cl प्लस H2O जो है वो अलग होता है। NaCl अम्ल प्राप्त होते हैं जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सर आप हर प्रश्न को क्यों डील नहीं करते? क्योंकि हर प्रश्न उतना
इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रश्न डील करने के लिए लायक है, जिसको पे इंपॉर्टेंस है, उसको हम डील कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी को नमक का भी सूत्र कहते हैं, NaCl को। अगला है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र कौन है प्यारे बच्चों? तो Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। कौन सोडा जी? धावन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी नंबर हो जाएगा। अगला है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए जो भी प्रश्न है ना प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा हमको लेना पड़ा, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। अगर किसी भी प्रश्न को हम इसमें छोड़ते जो इंपॉर्टेंट है अगर, तो फिर आपको बोर्ड परीक्षा में दिक्कत होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें आया है, ज़्यादा नहीं 80 प्रश्न है, बता देते हैं 80 प्रश्न है। और सबको आपको 2 बार रैपिड फायर में ऐसे स्पीड में देख लेना है, 2x की स्पीड में, 1.5x की स्पीड में 1-2 बार देख लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। और उसके बाद आप एग्जाम में छाप के आ जाइएगा, बोलिएगा गुरुजी ये तो कमाल हो गया। तो चलिए अगला देखिए, अगला जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो धोने का सोडा का। सर कहाँ उपयोग करते हैं? तो आप जो निरमा यूज करते हैं ना, धोने का सोडा है ना कि नहीं है, तो जल की अस्थायी कठोरता वो हटाती है। अगला सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? बुक का क्वेश्चन है जी, NCERT में दिया है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको NaHCO3 कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये भी प्रश्न पूछा गया। अगला सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमिटाइट्रेट, क्या बोला है? सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमिटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अर्धहाइड्रेट देखिए, जब भी नाम देखिएगा, अर्ध मतलब कि आधा, यानी कि आप थोड़ा देर क्या पढ़े, CaSO4.12H2 को पढ़े कि नहीं पढ़े, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बस वही वाला फॉर्मूला है। किसी भी उदासीन विलयन का pH कितना होता है? अभी आप जाने के 7 होता है गुरुजी। अगला निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण पूछा जा रहा है, तो K2SO4 है। लवण तो देखिए HCl, सॉरी ये देखिए K2SO4 क्या है? लवण है। HCl क्या है? यहाँ पे HCl अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। OH जिसमें लगा हो वो 99% क्या है? अम्ल ही होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है। K2SO4 जो है वो लवण है। यहाँ पे जिसमें OH लगा होता है वो क्या होता है? 99% क्या होता है? क्षारक होता है। और HCl आप पढ़ रहे हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये तो अम्ल ही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है किसी लाल तप्त पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? पहले ही पढ़ चुके हैं गुरुजी, Fe3O4। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में pH कितने के कितने बीच कार्य करता है? ये भी पढ़ लिए गुरुजी, 7.0 से 7.8 के बीच। ठीक है, कुछ प्रश्न रिपीटेड है क्योंकि पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए हमने रिपीटेड इसको डाला है ताकि आप रिवाइज भी हो जाए। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का तो NaHCO3.10H2, NaHCO3 याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर का क्या पूछा? अनुसूत्र पूछा। अगला निम्नलिखित में कौन विजातीय है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप थोड़ी देर पहले पढ़े, विजातीय है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सेहत का मान, क्या बोला है? निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का देता है? देखिए 13 हो जाएगा क्योंकि क्षारक है। अगला है निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब कुछ प्रश्न रिपीटेड हो गए। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? पूछा जा रहा है क्षारक नहीं है, तो देखिए OH लगा है गुरुजी, ये क्षारक है। OH लगा है गुरुजी, ये क्षारक है। देखिए यहाँ पे O लगा है गुरुजी, ये क्षारक है। हम लोग सर गुरुजी जान रहे हैं NaCl, क्या गुरुजी? NaCl जो है वो क्या होता है? लवण होता है। किसका सूत्र होता है? तो नमक का सूत्र होता है। सर ये तो हमें पता है, ये प्रश्न हमने कर लिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक पूछा जा रहा है NaOH। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, तो कौन सा है जी? गंधीय सूचक है। ठीक है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इनमें से सभी। ये सब प्रश्न दोबारा रिपीटेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी अम्लों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्रश्न की संख्या ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय कहलाते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद में कड़वा होता है, क्षारक की जो प्रकृति होती है, और इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और वैसे ही रिपीटेड प्रश्न है क्योंकि दोबारा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं लेना है। पीएच में पी सूचक क्या है? तो पुषांश को दर्शाता है, पोटेंज। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सिरका। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो संतरा और नींबू।
ठीक है। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इमली। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दही। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। ठीक है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है। और भी प्रश्न है, हमारे पेट यानी कि उदर में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। गुरुजी दिल बदल दिए, जज्बात बदल दिए, डबल प्रश्न दिए हैं ताकि आपको रिपीट हो जा रहा, आप याद भी कर पा रहे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के विलयन से कौन सा चीज बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक का सूत्र कहते हैं NaCl। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NO2CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर ये। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3, ठीक है, NaCO3। जल की अस्थायी कठोरता कौन हटाता है? तो धोने का सोडा। अगला है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये था प्यारे बच्चों 80 प्रश्न। 80 में से लगभग कुछ प्रश्न रिपीटेड थे। मेनली आप बोल सकते हैं कि 65 से लेकर 60 से 65 प्रश्न इसमें थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आइएगा, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले कैसा लगा वीडियो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में हमने अपना पूरे दिल से पूरी जान से मेहनत की है, प्यार झोंक दिया आपके लिए, तो आप भी इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्यार अपना दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।